नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और सबसे पहले बड़ी खबर सूरजपुर से सामने आ रही है, जहां बेटे ने पिता से मारपीट की है। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं देने पर पिटाई की गई और अब मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित पिता ने कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपी बेटा फिलहाल फरार बताया जा रहा है। कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। सूरजपुर से ये बड़ी जानकारी, जहां बेटे ने पिता की बेदम पिटाई की। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं देने पर विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि बेटे ने पिता के साथ मारपीट की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। पीड़ित पिता ने कोतवाली में भी इसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपी बेटा फिलहाल फरार बताया जा रहा है। कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें आप देखिए। कलयुगी बेटा जो कि पिता को बुरी तरह से पीटता हुआ नजर आता है इस वीडियो में। पिता की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई को लेकर कोई जानकारी नहीं। कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। आरोपी बेटा अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस निश्चित ही तलाश में जुटी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा बेटा लेना चाहता था, पिता देने से इनकार कर रहा था। और देखिए किस तरह से मारपीट की गई पिता के साथ। हैरान कर देती हैं तस्वीरें। सूरजपुर की तस्वीरें। अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कार्रवाई को लेकर। कब तक इस आरोपी बेटे को सजा हो पाएगी, इस पर भी संशय, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं। कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बेटे की पिटाई करने का ये वीडियो जो कि सामने आया है और लगातार वायरल भी हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा देने को लेकर बेटा मांग कर रहा था और जैसे ही पिता ने मना किया, विवाद बढ़ता गया और मारपीट शुरू हो गई। पिता को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और ये तस्वीर जिसमें साफ तौर पर ये लड़का पिता के साथ मारपीट करते हुए नजर आता है। देखिए बेदम पिटाई। और अब इस वीडियो को लेकर आगे की तफ्तीश पुलिस की तरफ से शुरू की जाएगी। आरोपी बेटा फिलहाल फरार बताया जा रहा है, लेकिन उसे ढूंढने का प्रयास भी अब पुलिस की तरफ से तेज किया जाएगा, क्योंकि अब वीडियो संज्ञान में आया है, वायरल हुआ है। सूरजपुर की ये तस्वीरें हैं, हैरान कर देने वाली तस्वीरें। इस तरह से कोई बेटा अपने पिता से इतनी बेरहमी से मारपीट कर सकता है। पैसे को लेकर पूरा विवाद और इसी वजह से मारपीट की गई। अभी तक यही जानकारी, लेकिन क्या पहले भी कोई विवाद रहा या पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही? पुलिस इस पर अब तफ्तीश करेगी। साथ ही साथ आरोपी बेटे को पकड़ने के लिए भी पुलिस की तरफ से प्रयास, क्योंकि इस घटना के सामने आने के बाद से बेटा फरार चल रहा है। पैसा नहीं दिया, मारपीट करने लगा और जैसे ही पता चला कि वीडियो वायरल हो रहा है, आरोपी बेटा वहां से फरार हो गया। तो कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और अब इंतजार पुलिस की तरफ से कार्रवाई का कि आरोपी बेटे को जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे, कार्रवाई हो उसके अगेंस्ट। सूरजपुर की तस्वीरें निश्चित तौर पर चिंताजनक। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं देने पर मारपीट की गई। सहयोगी वरुण ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या है पूरा मामला, क्या रहा पूरा विवाद, साथ ही साथ पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई? जी देखिए, बता दूं ये कोतवाली थाना क्षेत्र के डेडरी गांव का मामला है, जहां एक बेटा जो है अपने पिता से प्रधानमंत्री आवास की जो पहली किस्त की राशि आई हुई थी 25,000 रुपए, उसकी वो मांग करने लगा किसी दूसरे काम से उपयोग के लिए। लेकिन जब पिता ने मना किया तो आरोपी बेटे ने बेदम पिटाई की और घर के बच्चों ने इसकी तस्वीर भी बना ली। और जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने किसी तरह से बचाया, क्योंकि बेटा बुरी तरह से अपने पिता को मारने लगा और लहूलुहान कर दिया था। ऐसे में उसी गंभीर हालत में आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें कोतवाली थाना लेके आए, जहां पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया है आरोपी बेटे के खिलाफ। फिलहाल आरोपी बेटा फरार है और पुलिस अभी आरोपी बेटे की तलाश में जुटी है। और जो पीड़ित घायल अवस्था में जो पिता थे उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां अभी उनकी इलाज जारी है। ठीक है, शुक्रिया आपका वरुण जानकारी के लिए। और इस बीच मध्य प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल, पहला दिन आज इस हड़ताल का, क्योंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी पहले से ही डॉक्टर्स दे चुके थे। प्रदेश के 15,000 डॉक्टर्स आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बीते कुछ दिनों से काम बंद हड़ताल थी और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं।
डॉक्टर्स की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। मध्य प्रदेश में रोजाना 1 लाख से ज्यादा मरीज परेशान हो सकते हैं डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने से। हड़ताल के चलते प्रशासन ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 300 बेड रिजर्व करा रखे हैं। जय रोग और जिला अस्पताल में आयुष विभाग के 30 डॉक्टर्स तैनात होंगे। यानी कि प्रशासन ने अपने स्तर पर पहले से इंतजाम कर रखे हैं कि अगर डॉक्टर्स हड़ताल पर जाएं तो मरीजों को इससे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि सीएम की तरफ से भी यही निर्देश थे कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रदेश में बिगड़नी नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बहुत जरूरी कि डॉक्टर्स की मांगों पर भी विचार किया जाए। प्रशासनिक दखल अंदाजी का विरोध कर रहे हैं डॉक्टर्स। तमाम मांगे उनकी जिनको लेकर बीते दिनों से हड़ताल लगातार चल रही थी और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई। और भोपाल से अगली बड़ी जानकारी, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की और कलेक्टर कमिश्नर के साथ ये बैठक हुई। किसी भी स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित ना हो, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान अनैतिक हड़ताल पर जाने पर कार्रवाई का भी प्रावधान है। साथ ही साथ सभी कलेक्टर्स को अस्पतालों में पीजी डॉक्टर की सेवाएं लेने के निर्देश दिए गए हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम के साथ संपर्क बनाए रखें, ये निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से। तो देर रात ये बैठक बुलानी पड़ी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स के साथ ये बैठक की थी, क्योंकि पहले से ही अंदाजा था कि अगर डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं तो मरीजों को भारी परेशानी होगी और मरीजों को परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से पहले ही जारी हो चुके हैं। कहा गया है कि पीजी डॉक्टर्स के संपर्क में रहें, प्राइवेट नर्सिंग होम्स के संपर्क में रहें, जिससे मरीजों को जरा भी परेशानी ना हो। साथ ही साथ अनैतिक हड़ताल पर जाने पर कार्रवाई की बात भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक और एक तरफ मांगों को लेकर कहीं ना कहीं डॉक्टर्स निश्चिंत हैं कि 95% मांगे पूरी हो जाएंगी, विश्वास सारंग की तरफ से कहा गया है। लेकिन इधर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश थे कि सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। क्या ये स्थिति है? देखिए, बिल्कुल यही बात सामने आ रही है कि जब मध्य प्रदेश सरकार इन डॉक्टर्स की मांगों पर लगातार बातचीत का दौर जारी है और कई मांगे ऐसी हैं जिन पर सहमति बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन अभी सांकेतिक हड़ताल रही। पहले दिन जिस तरीके से काली पट्टी बांधकर काम किया गया और कल 2 घंटे के लिए ओपीडी 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ओपीडी को बंद रखा गया और आज से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा किया गया था। तो यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल देर रात प्रदेश भर के कलेक्टर और कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से जुड़े जो तमाम अधिकारी थे वो भी मौजूद रहे। सभी कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़नी नहीं चाहिए। साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो पीजी डॉक्टर्स हैं उनकी सेवाएं ली जाए। इसके साथ ही जो प्राइवेट नर्सिंग होम है उनसे सतत संपर्क बनाया जाए। यदि कोई गंभीर मरीज पहुंचता है उस स्थिति में उस मरीज को तत्काल जो है वो निजी अस्पतालों में भर्ती कराया जाए। साथ में ये कहा गया है कि आयुष्मान योजना का लाभ जो है वो उन लोगों को जो सरकारी में आते हैं उनको जो प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए और उनको आयुष्मान योजना के तहत उनको लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तल्ख लहजे में कहा है कि इस तरीके से जब सरकार बातचीत का दौर जारी है उस दौरान यदि आप हड़ताल पर जा रहे हैं तो ये पूरी तरीके से अनैतिक करार दिया है मुख्यमंत्री ने और कहा है कि इस तरह से अगर आप हड़ताल पर जाते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया में जो है वो कानूनी कार्रवाई करने का भी अधिकार सरकार के पास है। तो कहीं न कहीं उन लोगों को चेताने का भी प्रयास जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भगवान, धरती का भगवान जो है वो डॉक्टरों को कहा जाता है और ऐसे में अपनी मांगों को लेकर खासकर वो मांगे जिन पर सरकार से लगातार बातचीत का दौर जारी है, फिर भी यदि आप हड़ताल पर जा रहे हैं तो अपने भगवान होने का आप फर्ज नहीं निभा रहे हैं, कहीं न कहीं मरीजों की जान से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार किसी भी स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं को चरमराने नहीं देगी, सभी आवश्यक व्यवस्थाएं रहेंगी ताकि जो आम मरीज जो अस्पताल में पहुंचते हैं, जो गरीब मरीज अस्पताल में पहुंचते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी चलिए देखना होगा शैलेंद्र इस पर आगे क्या कुछ होता है। बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां श्री रामचंद्र पथगमन न्यास का गठन होगा, ये जानकारी अब सामने आ रही है। राम पथगमन मार्ग के विकास कार्यों की निगरानी की जाएगी, समन्वय का भी काम न्यास करेगा और कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर प्रस्ताव आएगा। सीएम अध्यक्ष रहेंगे, 33 अन्य लोग न्यास के रूप में शामिल होंगे। तो इस विभाग को लेकर, इस नए गठन को लेकर प्रस्ताव कल कैबिनेट की बैठक में आना है।
सही कि शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। क्या मकसद इस गठन का होगा और कैबिनेट की बैठक में इस पर क्या कुछ हो सकता है? शैलेंद्र, विस्तार से जानकारी। देखिए, बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से भगवान श्री राम जब 14 बरस के वनवास पर थे, जिन जिन इलाकों से वो गुजरे थे उसको राम पथ गमन क्षेत्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है, ताकि देशवासी इस बात को जान सके कि कहां कहां वो रहे थे। मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा हिस्सा है, चाहे चित्रकूट के आसपास का ये पूरा इलाका है जहां प्रभु श्री राम गुजरे थे, और इस पूरे मार्ग को राम पथ गमन के नाम के तौर पर विकसित किया जा रहा है, एक धार्मिक स्थल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। उसी मार्ग जो विकसित किया जा रहा है उसकी निगरानी करने के लिए अब राम पथ गमन न्यास का गठन करने का प्रस्ताव जो है वो कल कैबिनेट में लाया जाएगा। इस पूरे न्यास में लगभग 33 लोग शामिल रहेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे, बाकी के जो न्यासी सदस्य होंगे। इसके पीछे कारण यह है कि जो निर्माण एजेंसियां काम करेंगी उनके साथ समन्वय बनाकर आगे की रूपरेखा बनानी है कि किस तरीके से उनका विकास होना है, क्या क्या चीजें और वहां हो सकती हैं, क्योंकि उस पूरे न्यास में धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग हो सकते हैं, ऐतिहासिक लोग जो इतिहास की जानकारी रखते हैं, तो ऐसे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा, ताकि जब वो बने तो वो पूरी तरीके से इस बात को साबित करे कि इस किन किन इलाकों से प्रभु श्री राम गुजरे थे और इस इलाके का क्या महत्व है। तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर बात हो या फिर ऐतिहासिकता को पूरी तरीके से सही रखा जाए, इस सब समन्वय को लेकर ये पूरा गठन किया जा रहा है। और संभवतः कल, जिस तरीके से बताया जा रहा है, कल मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक है, उसमें इसका प्रस्ताव आएगा और उसके बाद प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद इस न्यास का गठन होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, उस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा आगे क्या कुछ गतिविधियां इस न्यास के दौरान होती हैं। आगे बढ़ते हैं ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां 7 मई को ग्वालियर को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। एमपी यूपी के बीच पहली मेमू ट्रेन का शुभारंभ किया जाना है। ग्वालियर इटावा के 120 किलोमीटर ट्रैक पर मेमू ट्रेन की शुरुआत 4 घंटे में ग्वालियर से इटावा का सफर ये ट्रेन तय करेगी। ग्वालियर से शाम 5:30 बजे ट्रेन रवाना होकर 9:30 बजे इटावा पहुंचेगी। इटावा से सुबह 7:10 से रवाना होगी और सुबह 11:30 बजे ग्वालियर पहुंच जाएगी। बिरला नगर, भदरौली, शनिचरा, रिठौरा कला, रावतपुरा, गोहद, भिंड समेत कई स्टेशन पर ये मेमू ट्रेन रुकने वाली है। बड़ी सौगात ग्वालियर वासियों को। सुशील कौशिक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, कितनी बड़ी सौगात है यात्रियों के लिए और कितना फायदा इसका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को होगा? बिल्कुल, देखिए, अभी पिछले महीने ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर के बिरला नगर से लेकर उत्तर प्रदेश के उदी मोड़ तक की जो रेलवे ट्रैक है इसके विद्युतीकरण का लोकार्पण किया था और नई विद्युतीकरण इस रेलवे ट्रैक का हुआ है। और सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि अब इस पे 7 मई से एक मेमू ट्रेन संचालित होने वाली है। ये ग्वालियर से उत्तर प्रदेश के इटावा के बीच संचालित होगी। करीब 4 घंटे में ये 120 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। और इस सौगात मिलने के साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले सहित अन्य इलाकों के जो मुसाफिर हैं वो ग्वालियर आना जाना आसानी से कर पाएंगे। 7 मई को इसका उद्घाटन होगा। एक बड़ी सौगात कही जा सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के जो जिले लगे हुए हैं वहाँ से बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में यात्री रोज़ाना ग्वालियर आते हैं इलाज के लिए, अन्य अपने काम से। तो यही वजह है कि ये सौगात बड़ी सौगात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में इस रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण हुआ है, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी ने किया था। तो अब ये जो मेमू ट्रेन चलेगी ग्वालियर से शाम को 5:30 बजे के करीब ये चलकर रात 9:30 बजे इटावा पहुंचेगी। सुबह 7:10 पर इटावा से रवाना होकर लगभग 11 बजे के आसपास का समय इसका ग्वालियर पहुंचने का है। तो ग्वालियर जिले के अलावा भी भिंड और उत्तर प्रदेश के इटावा सहित अन्य जो इलाके के मुसाफिर है वो यहाँ सफ़र कर पाएंगे। करीब 10 से 12 स्टेशनों पर इस ट्रेन का स्टॉपेज है। तो कहीं ना कहीं पहली मेमू जो ट्रेन मिली है एमपी यूपी के बीच ग्वालियर चंबल अंचल को, इससे कहीं ना कहीं खुशखबरी। और पीएम मोदी ने इसका ट्रैक का लोकार्पण किया था विद्युतीकरण का। अब मेमू ट्रेन का शुभारंभ भी होगा 7 मई को। तो अब देखना ही है कि ये किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया जाता है, लेकिन बड़ी सौगात है ये ग्वालियर चंबल और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके के लोगों के लिए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते सुकमा से अगली बड़ी खबर, जहां दंतेवाड़ा में ब्लास्ट के बाद आज सुकमा के दौरे पर डीजीपी रहने वाले हैं। आज दोपहर करीब 3 बजे सुकमा आएंगे डीजीपी अशोक जुनेजा। सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ यहां पर एक बैठक का आयोजन, नक्सल रणनीति पर डीजीपी की तरफ से चर्चा की जाएगी। अशोक जुनेजा डीजीपी के साथ बैठक में सीआरपीएफ के अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक क्योंकि नक्सलियों की सक्रियता इस क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच डीजीपी का दौरा, अधिकारियों के साथ बैठक। दोपहर 3 बजे सुकमा आएंगे डीजीपी अशोक जुनेजा और उनके साथ सुरक्षा बलों के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में आगामी रणनीति को लेकर चर्चा होगी कि नक्सल ऑपरेशंस, एंटी नक्सल ऑपरेशंस कैसे इस पूरे क्षेत्र में संचालित किए जाएं, साथ ही साथ कैसे इन गतिविधियों पर रोकथाम हो, इसे लेकर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि न सिर्फ सुकमा बल्कि दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नक्सली की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। दंतेवाड़ा नक्सल हमले पर भी चर्चा इस बैठक में, कहां लापरवाही हुई, क्यों इतना बड़ा हमला नक्सली इतने बेखौफ होकर अंजाम दे पाए, इस पूरी घटना को, इस पर भी चर्चा। साथ ही साथ आगे क्या रणनीति रहेगी सुरक्षा बलों की तरफ से, इस पर सबसे ज्यादा फोकस इस बैठक में रहेगा। तो दंतेवाड़ा में ब्लास्ट के बाद पहली बार सुकमा के दौरे पर आ रहे हैं डीजीपी अशोक जुनेजा। दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे सुकमा में, सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। और अब अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां महिला ने डायल 112 एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दिया। प्रसव पीड़ा होने पर रास्ते में एम्बुलेंस में प्रसव कराया गया। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और अब जच्चा बच्चा को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मैनपाट के कुनिया मडिया कोना का यह पूरा मामला। अंबिकापुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, सहयोगी श्रवण ज्यादा जानकारी हमें देंगे। श्रवण, क्या है पूरा मामला? ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुनिया से मडिया कोना में डायल 112 में प्रसव पीड़ा होने पर बुलाया गया था और डायल 112 की टीम मडिया कोना पहुंची थी और गर्भवती महिला को 112 में बिठाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कामेश्वरपुर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में महिला का प्रसव पीड़ा बढ़ गया और इसको देखते हुए डायल 112 की टीम ने रास्ते में ही एम्बुलेंस को रोका और सुरक्षित प्रसव कराया। प्रसव में जो महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के बाद डायल 112 की टीम ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में बच्चा जच्चा दोनों को जो है भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा था। परिजनों से बात जब हमने की तो उनका कहना था कि 102 जो महतारी एक्सप्रेस है और 108 जो है दोनों बिजी चल रहे थे और उनको ये बताया गया कि अभी वो एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पाएगी। ऐसे में जो परिजन थे वो डायल 112 को फोन किए और तत्काल जो है डायल 112 मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद जो है उनको ले जा रही थी। इसी दौरान जो है रास्ते में ही बच्चे ने जन्म दिया है। ठीक है, शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। और अब धमतरी से अगली बड़ी खबर, जहां 35 हाथियों का झुंड तुम्बहरा गांव के पास जा पहुंचा है। हाथियों ने धान की फसलों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। हाथियों को भगाने में वन विभाग की टीमें लगातार जुटी हुई है। आसपास के 12 गांव ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। धमतरी से बड़ी जानकारी, 35 हाथियों का झुंड तुम्बहरा गांव के आसपास मौजूद है। ग्रामीण काफी डरे हुए हैं क्योंकि हाथी अक्सर घरों को क्षतिग्रस्त करते हैं और अब हाथियों को खदेड़ने के लिए वन विभाग की टीम खासी मशक्कत यहां पर कर रही है। आसपास के 12 गांवों को अलर्ट किया गया है। जंगल की ओर न जाने की अपील, साथ ही साथ अपने स्तर पर ग्रामीण सावधानी बरतें, ये भी कहा गया है। फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है हाथियों ने, साथ ही साथ घरों को भी लगातार क्षतिग्रस्त करने की खबरें अंबिकापुर से सामने आती रही। धमतरी के कई ऐसे क्षेत्र, मरवाही के कई ऐसे क्षेत्र जहां 35 हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है और अब अन्य इलाकों की ओर भी ये हाथी रुख करते हुए। धान की फसल को फिलहाल नुकसान हुआ है। सहयोगी अभिषेक ज्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, क्या जानकारी वन विभाग के एक्शन को लेकर फिलहाल? देखिए, ये 35 हाथियों का झुंड है और ये अभी तक रिजर्व फॉरेस्ट इलाके के अंदर था, जंगल के अंदर था, तो कोई खतरा नहीं था। लेकिन अब ये झुंड गांवों की तरफ बढ़ने लग गया है। अभी किसानों की फसल खड़ी हुई है, गर्मी की फसल जो है, और ये हाथी उसी फसल को खाने के लिए गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लिहाजा फसल को भी खतरा है और साथ ही साथ लोगों की जान को भी खतरा रहता है इतने बड़े झुंड के सामने। वन विभाग की जो कोशिश है वो ये लोगों के साथ मिलकर रात में मॉनिटरिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं मशाल और आग जलाकर हाथियों को गांव से और खेतों से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बहुत छोटी कोशिश है, जितना बड़ा ये झुंड है तो ये कोशिश कामयाब नहीं होती और कहीं ना कहीं जाकर नुकसान हो ही जाता है। ठीक है, शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां दुर्ग जिले में मई के महीने में ही जनवरी जैसे हालात नजर आते हैं। न्यूनतम पारा 19 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। 46 साल बाद दूसरी बार ऐसा मौसम हुआ है। यहां पर 5 दिनों से मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है। जिले में लगातार बारिश हो रही है और बारिश से पूरा शहर तरबतर हो चुका है। दुर्ग के हालात आपको हम बता रहे हैं। तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, लगातार बारिश का दौर जारी। कई क्षेत्र ऐसे जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। ओलावृष्टि की वजह से भी लोग काफी परेशान हैं। धमतरी की अब चर्चा करेंगे, जहां सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। जिले में आज भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है और बेमौसम बारिश से लोग काफी परेशान। धमतरी की स्थिति आपको बता रहे हैं। सुबह से आसमान में बादल छाए हुए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और आगामी समय के लिए भी यही अनुमान कि बारिश इसी तरह चलती रहेगी। और जगदलपुर की अब बात करेंगे, जहां चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल जुटे हुए हैं। बूथ को मजबूत करने पर दोनों पार्टियों का फोकस। कांग्रेस का एक बूथ 10 यूथ का प्लान है, जबकि बीजेपी भी बूथ को मजबूत करने में जुटी हुई है। बीजेपी का एक बूथ पर 25 कार्यकर्ताओं को साथ देने का प्लान, वहां पर कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे बूथ पर। कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों का दावा है कि जगदलपुर विधानसभा में 240 बूथों को मजबूत कर दोनों ही पार्टियां जीत का दम भर रही हैं। में भाजपा का कब्जा होता तो पिछले चुनाव में भाजपा इतनी बुरी तरह से नहीं हारती। 15 सीटों पर आ चुकी है भाजपा। देखिए, एक समय रहा होगा बूथों में भाजपा का कब्जा, लेकिन लगातार 15 साल सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से हवा में उड़ने लगे और ग्रास रूट को छोड़ दिया, वही दिखाता है कि वो 15 पे आ गए। आज बूथों पर भाजपा का कब्जा तो नहीं है, लेकिन हाँ, कांग्रेस पिछले चुनाव में बूथों में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है और उस पकड़ को और मजबूत करने के लिए एक बूथ 10 यूथ की योजना लेकर के आई है। हम एक बूथ पे 25 लोग की तैयारी कर रहे हैं और ये समझते हैं करीबन 5000 लोगों की टीम हमारी एक विधानसभा में कवर होगी। कांग्रेस कह रही है कि बूथों पर हमारी पकड़ है, हमारी मजबूती है। कांग्रेस का कहना हो सकता है, उनकी बात, उनका संगठन की अपनी व्यवस्था कर रहे होंगे, लेकिन सब। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।